अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयब। आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट के बारे में। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, ये कैसे लगाया जाता है, ये किन मटेरियल्स का बना हुआ होता है, इसकी कॉस्ट कितनी होती है और इसको लगाने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी होती हैं, इसको लगाने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, कितने विज़िट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। एक स्क्रू होता है जो कि हम हमारे माउथ में जो जॉ है या जबड़ा है, जबड़े के अंदर जब हम वो स्क्रू हड्डी के अंदर लगा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट। इम्प्लांट बेसिकली टाइटेनियम का बना होता है और ये मटेरियल बायोकम्पैटिबल होता है। मींस कि ये हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, हमारी बॉडी समझती है कि ये जैसे कोई बॉडी का कोई इंटरनल पार्ट है। इस वजह से जो डेंटल इम्प्लांट है वो टाइटेनियम का बना होता है। डेंटल इम्प्लांट कौन लोग लगवा सकते हैं और कौन से लोग हैं जिनको लगवाने से पहले कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अगर एक पर्सन हेल्दी है, उसको किसी किस्म की कोई सिस्टेमिक डिजीज़ नहीं है, वो डायरेक्ट डेंटल इम्प्लांट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब जिन लोगों को शुगर है, तो अगर तो शुगर उनकी कंट्रोल्ड है तो वो फिर भी इम्प्लांट लगवा सकते हैं। उसमें केस में सिर्फ होता ही है कि इम्प्लांट लगवाने के बाद हर साल में 1 या 2 दफ़ा आपको फॉलोअप ज़रूर करवा लेना चाहिए। मींस के चेकअप ज़रूरी है देन उस इम्प्लांट का। आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, दैट्स इट। जब आप शुगर को कंट्रोल में रखते हैं तो आप में और एक ऐसा बंदा जिसको शुगर नहीं है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, तो आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं। जिन लोगों को बोन डिजीज़ हैं, जिसके अंदर जो है बोन की प्रॉब्लम्स हैं, बोन की डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, या उनके अंदर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी रहती है, तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप जस्ट एक माइनर से चेकअप करवा लेंगे। कुछ आपके लैब टेस्ट होंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। अब हम देखेंगे कि जिस जगह पे इम्प्लांट लगना है वहाँ पे हमने किन चीज़ों को देखना है। अगर तो ऊपर वाला जबड़ा है या जॉ है और वहाँ पे हमने इम्प्लांट लगाना है जबड़े के अंदर, हमारी ऊपर वाली हड्डी के अंदर एक हॉलो कैविटी होती है, उसको हम मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। उस साइनस को हम देखते हैं कि उसका लेवल कहाँ पर है और फिर हम देखते हैं कि आया हड्डी वो मोटी है, चौड़ी है, इतनी लेंथ है कि वहाँ पे इम्प्लांट आ जाएगा। ये 2 चीज़ें देखते हैं और उसके बाद हम फैसला कर लेते हैं कि इम्प्लांट लग सकता है या नहीं लग सकता। इसी तरह जो नीचे वाला जॉ है या जो नीचे वाला जबड़ा है, उसके अंदर हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि बोन की विड्थ है या बोन की इतनी हाइट है कि वहाँ पे इम्प्लांट लग सके। फिर हमें जो लोअर जॉ उसके अंदर बेसिकली एक नर्व का हम ज़रूर ख्याल रखते हैं और वो नर्व जो है उसका हम लेवल कुछ एक्सरेज करा के और कुछ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशंस करा के उसको भी देख लेते हैं और लोकली फिर हम उस जगह पे देखते हैं कि हमें इम्प्लांट की लेंथ या हाइट कितनी रखनी है। तो ऊपर हमने मैक्सिलरी साइनस की बात की, वो एक मेन स्ट्रक्चर है जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम इम्प्लांट की हाइट और विड्थ देख रहे होते हैं और नीचे हम मैंडिबुलर नर्व को देख रहे होते हैं और साथ साथ हड्डी के अंदर चिन की तरफ एक होल होता है, उस होल को भी हम जो है मेजरमेंट्स में देख रहे होते हैं कि आया इम्प्लांट जो है वो वहाँ से हमने थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगाना होता है। तो बेसिकली ये कुछ लोकली चीज़ें हैं, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक चेकअप करवाएंगे और कुछ आपके रेडियोग्राफिक एक्सरेज होंगे, ओपीजी होगा, आपका सीबीसीटी होगा, ये मेनली 2 रेडियोग्राफ्स होते हैं जो चाहिए होते हैं और ये रेडियोग्राफ 10 मिनट में हो जाते हैं किसी एक वेल डेवलप्ड अच्छी लैब से। तो इम्प्लांट लगाने से पहले आपके कुछ लैब टेस्ट होते हैं और आपके कुछ रेडियोग्राफ्स होते हैं। हम बात करेंगे कि इम्प्लांट लगाया कैसे जाता है। तो इम्प्लांट बेसिकली 3 विजिट्स प्रोसीजर होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा गैप होता है। जो सिर्फ फर्स्ट विजिट होता है वो एक ऐसा विजिट होता है कि जिस पे थोड़ा सा टाइम लगता है और मेनली वही विजिट है जिसके अंदर हम इम्प्लांट को आपके माउथ के अंदर जो है या बोन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट विजिट होता है उसके अंदर जब पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले उस जगह को नम करते हैं या एनेस्थीसिया देते हैं और वो जगह सुन्न हो जाती है। फिर हम सबसे पहले गम पे एक इंसिजन दे के गम को साइड पे करते हैं और फिर हमें बोन नज़र आती है। उस बोन के अंदर फिर हम कुछ थोड़ी सी ड्रिल्स करते हैं। 3-4 ड्रिल्स करने के बाद जब वो होल बन जाता है और इम्प्लांट लगाने की जगह बन जाती है तो फिर हम उस होल के अंदर, बोन के अंदर जो हमने होल किया होता है उसके अंदर इम्प्लांट को आराम से प्लेस कर देते हैं। उसके बाद फिर हम जो गम या जो मसूड़ा है उसको वापस से स्टिच कर देते हैं या सी देते हैं या टांके लगा देते हैं उस जगह पर और फिर हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। फिर हम वेट करते हैं हीलिंग का कि जो हमने इम्प्लांट बोन के अंदर लगाया है, बोन उसको अच्छे से जकड़ ले, हर तरफ से उसको पकड़ ले और वो इम्प्लांट को ऐसे समझ के पकड़ ले जैसे हमारे जो नॉर्मल जो दांत है उनकी रूट्स को बोन ने पकड़ा होता है। तो बोन बेसिकली इम्प्लांट को पकड़ ले। इस प्रोसेस को हम ऑस्टियो इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस हीलिंग के प्रोसेस में तकरीबन 4 महीने से लेकर 6 महीने लग सकते हैं। मीन्स के 4 से 6 महीने हमें वेट करना पड़ता है। हमें वो वेट करना ही पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी उस इम्प्लांट को अच्छे से जकड़ने में या अच्छे से पकड़ने में
4 से 6 महीने ले लेती है। 4 से 6 महीने के बाद जब हम पेशेंट को बुलाते हैं, फिर हम रेडियोग्राफ करके देखते हैं कि बोन ने इम्प्लांट को कितने अच्छे तरीके से पकड़ लिया है, और फिर हम अगेन से इंसिजन देते हैं, गम को साइड पे करते हैं, इम्प्लांट को एक्सपोज करते हैं, उसके ऊपर फिर हम एक अबेटमेंट लगा देते हैं, और उसके बाद हम जो है गम को सी देते हैं ताकि जो अबेटमेंट का पार्ट है वो गम के ऊपर नज़र आए। फिर हम इम्प्रेशन लेते हैं, और आगे वही प्रोसीजर है जो डेंटल क्राउन लगाने का प्रोसीजर है। इम्प्रेशन लेने के 3 से 4 दिन के बाद क्राउन बन के आ जाता है, और क्राउन जो है वो फिर हम अबेटमेंट के ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह एक इम्प्लांट और उसके ऊपर देन क्राउन लग जाता है, और पेशेंट का जो टूथ है वो रिप्लेस हो जाता है। अब मैं बात करूँगा कि लोग इम्प्लांट करवाने से डरते क्यों हैं, क्यों नहीं डरना चाहिए। देखें, अगर आपने इम्प्लांट लगवाना है तो इम्प्लांट असल में क्या चीज़ है, एक छोटा सा 10 मिलीमीटर मैक्सिमम या 12 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है अगर हम मैक्सिमम केस की बात करें, और 3 से 4 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर वो चौड़ा होता है। तो एक माइनर सा एक जो स्क्री होता है वो हमने बोन के अंदर प्लेस करना है। तो पहला डर पेशेंट का ही होता है कि यार पता नहीं कोई बाहर की कोई चीज़ जो है वो हमारे जॉ के अंदर लग रही है, पता नहीं क्या होगा, इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। कि खुदा ना खास्ता जब किसी का एक्सीडेंट होता है, ख़ास तौर पे लेग जब फ्रैक्चर हो जाती है या आर्म फ्रैक्चर हो जाता है, तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोगों को मेटल्स के रॉड जो हैं वो बोन्स के अंदर डलते हैं। वो तो बहुत बड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं वो, तो उसमें क्यों नहीं जहन में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मटेरियल का ये बना होता है वो टाइटेनियम है, वो मटेरियल सबसे ज़्यादा बायोकम्पैटिबल मटेरियल है। फिर एक और डर होता है लोगों का कि जी पेन होगा इम्प्लांट लगाने में। देखें, जब भी हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं या सुन कर देते हैं ना जगह को, जिस जगह पे हमने काम करना हो, तो अब आप उस जगह पे जो मर्ज़ी करें, किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता। इवन कि जो इम्प्लांट लगाना है वो इतना डेलिकेट प्रोसीजर है कि जब दांत निकालना होता है उसमें तो फिर हम फोर्सेस लगा रहे होते हैं, दांत को आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। तो इम्प्लांट लगाते हुए तो हम ये भी नहीं करते। जो आपका फर्स्ट विजिट है जिसके अंदर हमने इम्प्लांट को बोन के अंदर प्लेस करना होता है, वो राउंड अबाउट 30 to 40 मिनट्स का होता है। देन जो आपका नेक्स्ट विजिट होता है जिसके अंदर हमने अबटमेंट प्लेस करनी होती है इम्प्लांट के ऊपर, वो भी 20 से 25 मिनट का प्रोसीजर होता है। और जो लास्ट विजिट होता है जिसके अंदर हमने क्राउन को सीमेंट कर देना होता है, वो भी 20 से 25 मिनट का प्रोसेस होता है। मैं आपको इम्प्लांट जो है वो मॉडल पे भी समझा देता हूँ कि ये इम्प्लांट है। ये इम्प्लांट बेसिकली फर्स्ट विजिट में बोन के अंदर इम्प्लांट लगाते हैं, ठीक है, ये इम्प्लांट लग जाता है। जब पेशेंट नेक्स्ट विजिट में आते हैं तो हम अगेन से मसूड़ा साइड पे करके जो बोन में हमने इम्प्लांट रखा होता है उसके ऊपर अबेटमेंट लगा देते हैं। तो अबेटमेंट कुछ ऐसी होती है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये अंदर इम्प्लांट पड़ा हुआ है और ऊपर हमने अबेटमेंट लगा दी। फिर हम इम्प्रेशन ले लेते हैं। इम्प्रेशन लेने के बाद जो आपका लास्ट विजिट होता है, इस तरह हम जो है क्राउन को या दांत को ऐसे फिक्स कर देते हैं। तो ये आपका इम्प्लांट, इसके ऊपर अबटमेंट थी और अबटमेंट के ऊपर क्राउन लग गया। इम्प्लांट, देन अबटमेंट एंड देन क्राउन। तो इस तरह आपका दांत जो है लग जाता है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। इम्प्लांट की जो कॉस्ट है वो सिर्फ इम्प्लांट की कॉस्ट नहीं होती, उसमें इम्प्लांट जो हमने बोन में प्लेस किया होता है उसकी कॉस्ट होती है, फिर अबेटमेंट की अलग से कॉस्ट होती है, और एंड पे जब हम क्राउन करते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है। तो ये टोटल जो इसका जो कॉस्ट या टोटल चार्जेस वो 80,000 से लेके 2 लाख तक जाते हैं। डिपेंड करता है आप इम्प्लांट किसका लगवाते हैं। स्विस इम्प्लांट आते हैं, चाइनीज़ इम्प्लांट आते हैं, अमेरिकन इम्प्लांट आते हैं, जर्मन इम्प्लांट आते हैं। फिर डिपेंड करता है कि कर कौन रहा है इम्प्लांट। अगर तो जनरल डेंटिस्ट है तो उसमें चार्जेस कम हो जाते हैं, अगर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है तो उनके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। फिर डिपेंड करता है कि आप इम्प्लांट के बाद ऊपर अबटमेंट कौन सी लगवाते हैं, और एट द एंड फिर हम देखते हैं कि ऊपर जो आप क्राउन लगवा रहे हैं वो क्राउन आप PFM का लगवा रहे हैं या जिरकोनिया का लगवा रहे हैं। ऑफ कोर्स PFM में थोड़े चार्जेस कम हो जाते हैं और जिरकोनिया में चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको डेंटल इम्प्लांट के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा और आपके जहन में जो क्वेश्चन थे उनका आपको आंसर मिल गया होगा। स्टिल अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए डॉक्टर तैयब फराज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।